हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है अप्रेंटिस एग्ज़ाम की तैयारी। इसमें जो है आप लोग को ट्रेड जो होने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और यह जो है पूर्णतः आईटीआई और डीजीटी सिलेबस पे आधारित रहेगा। इसमें जो है आपको ओरिजिनल पेपर मिलेंगे जो कि नीमी और स्किल इंडिया के तहत जो है सिलेबस के अनुसार इस पर आधारित होगा। और जो भी कैंडिडेट नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि AITT 110 और 111 का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है उनके लिए। तो देर न करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन है कि करंट के प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। देखिए न्यूनतम चीज़ों की आवश्यकता क्या होती है, वो भी करंट के प्रवाह के लिए। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग आते हैं तो एक वोल्टेज स्रोत है, रेजिस्टर और एक स्विच, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि हमें न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि एक वोल्टेज स्रोत और कंडक्टर होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर में एक बल्ब की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि हमें करंट की प्रवाह की आवश्यकता न्यूनतम चाहिए, तो ये भी गलत है। 4 नंबर में कह रहा है कि एक वोल्टेज स्रोत है, कि कंडक्टर, एमीटर, एक स्विच, ये बहुत सारे चीज़ें आ रहे हैं क्योंकि हमें न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है टू में जो है एक वोल्टेज स्रोत और कंडक्टर हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि ओम के नियम की वैधता के लिए शर्त है। देखिए ओम के नियम का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है V बराबर IR। तो ये इसमें जो है तापमान स्थिर होनी चाहिए, ये ओम का नियम लागू होता है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि करंट वोल्टेज के अनुपातिक है, तो ऐसा होता ही नहीं है, करंट वोल्टेज के कभी भी अनुपातिक होता ही नहीं है। तीसरे नंबर में कह रहा है कि प्रतिरोध घुमाए हुए तार के प्रकार के होने चाहिए, तो ये अलग ही प्रकार का ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, तापमान स्थिर होनी चाहिए ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट बना हुआ, इस सर्किट में जो है आप लोग को ये मान बताना है कि इस सर्किट में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें ये जो दिया गया है वो है समांतर क्रम में, तो इसका एक ही फार्मूला होता है 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बनेगा कैसे, तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 और प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 3/12 और 3 चौको 12 यानी कि 1/4, ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के किलो ओम। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है। देखिए सबसे पहले बात है कि वोल्ट मीटर किस श्रेणी में जोड़ा होता है, किस में, तो वोल्ट मीटर जो जोड़ा होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर रेंज को बढ़ाने की बात की रहे हैं, तो रेंज को बढ़ाने के लिए हमेशा उल्टा हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वो भी उच्च प्रतिरोध में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है कि वोल्ट मीटर के साथ श्रृंखला में यानी कि श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अस्थायी चुंबक चल कॉइल एमीटर का नियंत्रण स्प्रिंग में से एक टूटी हुई है। देखिए सबसे पहला बात है कि एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और श्रेणी क्रम में जुड़ने होने के कारण एक कॉइल, एक स्प्रिंग अगर टूट जाए तो जितने भी मीटर का रीड होगा वो हमेशा शून्य हो जाएगा, वहाँ पे करंट फॉलो होगा ही नहीं, तो हमेशा वहाँ पे रीड जो करेगा वो वहाँ पे शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो झलाई या टंकन प्रक्रिया के लिए तापमान का रेंज कितनी होनी चाहिए। देखिए सोल्डरिंग आयरन की बात किया जा रहा है, तो सोल्डरिंग आयरन की जो तापमान होनी चाहिए वो 180 सेंटीग्रेड से लेकर के 250 यानी कि 250 सेंटीग्रेड के बीच इसका सोल्डरिंग आयरन का तापमान होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 नंबर में जो कह रहा है कि पेपर संधारित्र एक प्रकार है। देखिए पेपर संधारित्र जो है एक अस्थायी कैपेसिटर है। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि वेरिएबल कैपेसिटर, ये तो वेरिएबल कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर का प्रकार ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो होगा ही नहीं। तीसरा जो कह रहा है कि उपयोग के आधार पर या तो अस्थायी या वेरिएबल यानी कि वेरिएबल होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और तीसरा चौथा जो इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये सारा गलत है। इसमें जो पहला जो ऑप्शन है कि अस्थायी या संधारित्र यानी कि फिक्स्ड कैपेसिटर होती है पेपर कैपेसिटर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक डायोड अपनी विशेषताओं के फॉरवर्ड क्षेत्र में क्या होता है। देखिए हमेशा डायोड फॉरवर्ड क्षेत्र में ही काम करता है, और ये हमेशा ऑन स्विच में होगा, ऑन स्विच में ही फॉरवर्ड दिशा में ही काम करेगा। एक जीना डायोड है जो कि रिवर्स दिशा में कार्य करता है, और बाकी जितने भी सारे डायोड हैं वो हमेशा फॉरवर्ड दिशा में ही कार्य करता है, और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच जब ऑन होगा तो ये फॉरवर्ड दिशा में कार्य करेगा, और 8 नंबर यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो निम्न में से कौन जो है मूलभूत बुलियन संचालन नहीं है। देखिए और, नॉट और एंड तीनों जो है ये एक बुलियन संचालक है, क्योंकि ये तीनों एक गेट है, लेकिन FOR फोर कोई भी प्रकार का गेट नहीं पाया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, मूलभूत बुलियन संचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 कभी भी है जो बुलियन संचालक नहीं पाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो निम्न में से कौन सा SMD का एक लाभ नहीं है। देखिए SMD का पूर्ण रूप होता है, SMD का फुल रूप होता है सरफेस माउंट डिवाइस, जो कि सरफेस से संबंधित होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि छोटे पुर्जे निम्न घटक, ये सरफेस की बातें हैं। और दूसरा जो कह रहा है कि उच्चतम घटक घनत्व, तो ये भी सरफेस की बातें कह रहा है। या थरथराहट कंपन, ये भी सरफेस की बातें कर रहे हैं, लेकिन सीधे ब्रॉडबार्ड्स के साथ उपयोग करने सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये एकदम गलत ही है, क्योंकि अलग प्रकार के ऑप्शन दिया गया। तो इसमें पूछा गया था SMD का पर लाभ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो NAND यानी कि 3 इनपुट एंड गेट, यानी कि एंड गेट का एक ही फार्मूला होता है A.B यहाँ पे A.B यहाँ पे यही होता है, लेकिन यहाँ पे 3 को कह रहा, तो A.B.C हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 का 2 ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो एक संचार माध्यम जिसमें निम्न आयाम सिग्नल उच्च आवृत्ति के सिग्नल के आयाम को व्यवस्थित या निर्धारित करता है। देखिए आयाम सिग्नल की बातें कर रही है, और यानी कि तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा कि आयाम अधिमिश्रण होगा, तभी एक संचार माध्यम में यहाँ पे कार्य करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो एक अर्धचालक क्षेत्रों में सबसे अधिक मादक को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे अधिक मादक को कहा जाता है वो है एमीटर सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम करती है BJT में। BJT का 3 टर्मिनल होता है, बेस, कलेक्टर और एमीटर का महत्वपूर्ण यहाँ पे मादक होता है। तो BJT में जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, 13 का 3 है। तो यहाँ पे एमीटर यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी जो दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ये बाइनरी जो दिया गया है, इसको जो है हेक्साडेसिमल के रूप में 2s पूरक में करना है, यानी कि 2s कम्प्लीमेंट्स में आप लोग को बनाना है। तो ये जो है ये बनेगा कैसे, तो ये आप लोग को बता देता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 1 1 1 सबसे पहले आपको 2s कम्प्लीमेंट्स में करना, तो इसको सबसे पहले अपोजिट हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। और 4 कॉम्प्लीमेंट्स में लिया जाता है हेक्सा का, तो ये 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 1 इधर हो जाएगा और 4 यानी कि 1000 इधर हो जाएगा। 1000 का यहाँ पे लिया जाता है, और सबसे पहले 1000 को हम सबसे पहले 2s कम्प्लीमेंट में करेंगे, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। 1 जोड़ दिया तो इसमें हो जाएगा 1001 को लिखा जाता है 9, ठीक है। 1001 को लिखा जाएगा 9 मेरा आ गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो बचा यहाँ पे ये वाला, तो 1000 को यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे F हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे B यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि F यहाँ पे हेक्सा का एक नियम होता है कि 10 11 12 13 14 15 16 सबको यहाँ से ABCD करके रूप में लिखा जाता है, जो कि 16 का होता है 1000, और 1000 को लिखा जाता है F, IF के से डिनोट किया जाता है, बाकी का जो आया 9। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा F9। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो एक हाफ हेडर की बात किया जा रहा है, अर्ध हेडर, यानी कि हाफ हेडर में क्या होता है। तो इसमें जो है 2 बिट्स होते हैं, 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होता है। लेकिन अगर बोला जाएगा फुल हेडर में, तो फुल हेडर में 3 बिट्स होते हैं, 3 आउटपुट और 3 इनपुट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा नंबर कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट। ये हाफ हेडर है, हाफ हेडर में 2 बिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो 15 का हो जाएगा 2। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो अनुक्रमिक सर्किट वह है जिसका आउटपुट पर निर्भर करता है। क्या होता है, देखिए आउटपुट और इनपुट दोनों स्थिति में समान होनी चाहिए, एक तरफ इनपुट तो एक तरफ आउटपुट, क्योंकि अनुक्रमिक सर्किट है। अनुक्रमिक सर्किट एक नियम होता है कि इधर इनपुट होता है तो उधर आउटपुट होता है, दोनों स्थिति में समान होनी चाहिए, अनुक्रमिक होनी चाहिए। अनुक्रमिक सर्किट का मतलब यही है। तो ऑप्शन नंबर 16 का तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप का पता चला था। देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट होता है, ये नोट कीजिएगा, एक इनपुट होता है और एक इनपुट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो किस चीज़ का पता करता है, तो ये इनपुट को ही पता करता है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट पाया जाता है 1। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक इनपुट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो जे और के दोनों अगर 0 0 कर दे तो फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगा, देखिए अपरिवर्तित होगा, यानी कि नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। एक और भी होता है आर और एस, दोनों अगर 0 0 कर दे तो इसका भी होता है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो BCD का काउंटर क्या होता है, देखिए 0 से लेकर के 9 तक BCD काउंटर को कहा जाता है, लेकिन
10, 11 और 12, 13, 14 यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है वो ABCD न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। ABCD ये नंबरिक नंबर स्टार्ट हो जाती है ABCD से रूप में, जो कि हेक्साडेसिमल के रूप में काम आता है। तो BCD जो काउंटर होता है वो 0 से 9 तक ही होता है, और 10 से लेकर के बाकी जितने भी होते हैं वहाँ से A और BCD स्टार्ट हो जाती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, 0 से 9। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो कौन सा रंग आपको फोम अग्निशामक पहचाने की अनुमति, देखिए अग्निशामक की पहचाने के लिए एक ही चीज़ का होता है, वो क्रीम कलर का आप लोग को अग्निशामक को पहचान सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जॉयस्टिक क्या होता है। देखिए जॉयस्टिक और माउस दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनपुट डिवाइस है, इनपुट है क्योंकि अंदर की चीज़ें को बाहर निकाल करके उस पर खेला जाता है। जॉयस्टिक जो है एक खेल का एक अथी है, रिमोट की तरह होती है। जिस तरह माउस होती है, माउस के कर्सर को घुमा करके कंप्यूटर पे काज किया जाता है, उसी प्रकार का जॉयस्टिक होता है। और इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा इनपुट उपकरण है, तो 21 का हो जाएगा दूसरा नंबर। संधारित्र का कौन सा फिल्टर सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है वो है विद्युत अपघटन। तीसरा नंबर क्वेश्चन सही है क्योंकि माइका सिरेमिक इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें चाहिए फिल्टर सर्किट, और फिल्टर एक ही करेगा वो है विद्युत अपघटन। विद्युत का जब अपघटन होगा तभी फिल्टर करेगा संधारित्र में। 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो RTDS आमतौर पर अस्थायी प्रतिरोधों से जुड़ा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो RTDS आमतौर पर अन्य अस्थायी प्रतिरोधकों से खाली स्थान से जुड़ा हुआ था। देखिए RTD का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो रेजिस्टेंस यानी कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, तो उसका एक ही है, एक ब्रिज विन्यास से हम लोग को अज्ञात प्रतिरोध को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक सर्किट जो बनाया गया है ब्रिज विन्यास के तौर पर, जिसमें जो है अज्ञात प्रतिरोध को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 23 का दूसरा सही है। अगला जो क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, एक थर्मिस्टर के लिए प्रतिरोध के लिए तापमान गुणांक क्या होना चाहिए। देखिए थर्मिस्टर को ACR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप से भी जाना जाता है। तो थर्मिस्टर को एक और नाम से जाना जाता है ACR के रूप में, और इसमें जो है उच्च और ऋणात्मक जो है तापमान गुणांक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि हाई और ऋणात्मक होगी तभी ये यहाँ पे रजिस्टर थर्मिस्टर जो है यहाँ पे काम करता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉइसे अनुपात शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए पॉइसे का एक अनुपात जो है ये एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है स्ट्रेन गेज के लिए। स्ट्रेन गेज के लिए जो है पॉइसे का अनुपात ज्ञात किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो LVDT यानी कि संचालन के रूप सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है LVDT का लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसमें जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, इसका जो हिंदी है परस्पर प्रेरकत्व, एक ही चीज़ पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है LVDT। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, 26 का दूसरा। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो प्रिंटर इसमें से अक्षरों का निर्माण करने के लिए प्रिंटिंग हेड और कागज़, देखिए प्रिंटिंग हेड भी चाहिए और कागज़ को भी एक साथ लगाना चाहिए, तो हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में दोनों चीज़ को लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। तो खाली स्थान तारों का प्रयोग स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क स्थानीय क्षेत्र में करने के लिए किया जाता है। देखिए नेटवर्क के लिए एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो है अर्थरनेट। बाकी IDA VGA एक पोर्ट है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, या ये भी नो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अर्थरनेट के नाम से ही जाना जाता है, तारों का प्रयोग स्थानीय क्षेत्र में नेटवर्क के रूप में किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म, और इसमें जो है रिकॉर्डिंग और प्लेबैक दोनों के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है कि यदि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर OP-MP में एक इनपुट स्थापित है और दूसरे इनपुट में सिग्नल लगा दिया जाए तो इस तरह के किस तरह के काम करें। देखिए एक ही इनपुट है और उसी में दूसरा को भी लगा दिया गया तो समान मोड तो होगा ही नहीं, गैर परिवर्तक भी नहीं होगा, ये एक सिंगल मोड के रूप में ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सब सही हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है डबल एडेड, और डबल एडेड भी नहीं होगा क्योंकि ये एक ही चीज़ एक ही इनपुट में दूसरा इनपुट भी लगा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 यहाँ पे लास्ट हो चुका है, यहाँ पे वीडियो समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। जो भी कैंडिडेट नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो इस चीज़ के बारे में। और AITT 110 और 111 का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।